आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट से जो कि इस समय काफी ट्रेंडिंग में है। कल भारतीय नौसेना प्रमुख की तरफ से एक के बाद एक इंडियन डिफेंस का प्रोग्राम को लेकर के बहुत सारी बातें करी गई, खासकर उन प्रोग्राम्स के बारे में बात करी गई जो कि भारतीय नौसेना के लिए हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने पहले तो राफेल और इसके अलावा जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है इस पर बात करी, लेकिन बहुत दिनों बाद फाइनली हमें भारतीय नौसेना से ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर एक अपडेट देखने को मिली है। और जब से ये अपडेट जारी करी गई है, लोगों के बीच एक बार फिर से उम्मीद जाग गई है टेडबीएफ को लेकर के, क्योंकि एक समय तो ऐसे आ गया था जब ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लगभग हम लोग ठंडे बस्ते में मान के चल रहे थे और ये डर था कि कहीं ये प्रोग्राम स्क्रैप ना करना पड़ जाए। लेकिन भारतीय नौसेना प्रमुख ने ये कह दिया है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम अभी भी अलाइव है और भारतीय नौसेना इसको लेकर अभी भी उतनी ही इंटरेस्टेड है जितना कि इस प्रोग्राम की शुरुआत में थी। यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है कि अगले वर्ष में या अगले वर्ष की शुरुआत के मध्य तक ये कह ले कि जो इसको फाइनल नॉट है सीसीएस की वो मिल जाएगी। और एक बार जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से इसको अप्रूवल मिलता है तो युद्ध स्तर पर जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज की शुरुआत है ये होने वाली है। आपको याद दिला दें कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर भारतीय नौसेना में एक बड़ी संख्या में लिए जाने हैं। इनिशियल नंबर 75 का बताया जा रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये 100 से ज्यादा होंगे जो कि भारतीय नौसेना इनको ऑपरेट करेगी। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर किसी भी 4.5 जनरेशन की तुलना में ज्यादा घातक होगा, क्योंकि ये सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा जिसका फ्रंटल सेक्शन काफी स्टेल्दी होगा, जबकि रियर एस्पेक्ट में ये 4.5 जनरेशन जो है एयरक्राफ्ट उसकी जगह परफॉर्म करेगा। हालांकि हथियारों की बात करें तो उम्मीद है कि कुछ हथियारों को तोड़ दिया जाए तो ये कंप्लीट इंडिजिनस स्ट्राइक पैकेज के साथ हमें देखने को मिलेगा। और भविष्य में अगर संभावनाएं बनती हैं तो भारतीय वायुसेना भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती है। तो और अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय वायुसेना के लिए इसका जो एयरफोर्स वेरिएंट है जिसको हम ऑर्का के नाम से जानते हैं वो देखने को मिल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बड़े बयान को लेकर के। दरअसल इस समय जैसे जैसे रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा नजदीक आता जा रहा है, इनफैक्ट परसों से ही उनका दौरा शुरू हो जाएगा, उससे पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मीडिया संवाद के दौरान एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जो हर भारतीय इस समय चाहता है। दरअसल आप सबको पता है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने पर दो प्लेटफॉर्म है जिनकी चर्चाएं इस समय सबसे ज्यादा है। पहला प्लेटफॉर्म है SU-57 फेलन, जिस पर एक बड़ी रिपोर्ट आई है, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर CNN न्यूज 18 के एक पत्रकार ने, जिनका नाम आकाश था, उन्होंने भारतीय वायुसेना प्रमुख से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा, सर हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका देखी और हमें यह भी पता है कि अभी तकरीबन 2 स्क्वाड्रन रूस से आना पेंडिंग है। तो ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है कि भारत इनसे समकक्ष या इनसे एडवांस जो एयर डिफेंस सिस्टम है, फॉर एग्जांपल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, इसके तरफ जा सकता है? तो इस पर जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि देखिए, हम इस चीज़ को नहीं जानते कि आप तक ये जानकारियां कैसे आती हैं। हो सकता है किसी और सोर्स से आप तक ये जानकारियां आती हों, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेने वाला। इसमें कोई संदेह नहीं था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक एक्सेप्शनल सिस्टम है, लेकिन हमारे खुद के जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। हालांकि मैं यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता और अगर इस पर कोई रिपोर्ट आती है तो इसके लिए मैं गिल्टी नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास हो सकता है कोई अलग सोर्स से वो रिपोर्ट आए। हालांकि उन्होंने इस पर शब्दों में ये कहने से मना कर दिया कि भारतीय वायुसेना अभी कोई प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है या नहीं। हालांकि ये इंडिकेशन भी है कि भारतीय वायुसेना इनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश तो है, लेकिन पब्लिकली अभी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ऐसे किसी भी प्लान को लेकर टिप्पणी करने से खुद को बचाया है। उन्होंने कहा, चीजें इवेलुएट हो रही हैं, हम चीजों को देख रहे हैं और वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगी। जब हमें जरूरत होगी तो हम कदम जरूर बढ़ाएंगे। यानी स्पष्ट है कि आज नहीं तो कल हमें कुछ बड़ी रिपोर्ट्स इंडियन एयरफोर्स से आती दिखाई पड़ सकती है। हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी को लेकर दुनिया भर में चर्चा बनी हुई है। खासकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस समय चर्चा का प्रमुख बिंदु बनी है, जिस पर चर्चाएं काफी ज्यादा होती हैं। लेकिन इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग से दुनिया को रूबरू करवा दिया है। इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारा DRDO, LAC हो गया, LOC हो गया और जो दूसरी थ्रेट्स हैं इनको काउंटर करने के लिए अब सुपरसोनिक मिसाइल से हाइपरसोनिक मिसाइल पर कदम रख रही है। और DRDO ने लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी है, जहां पर ये हमारा भविष्य का हाइपरसोनिक गेम चेंजर होने वाला है। ये एक इंडिजिनस मार्वल है जो कि सीरियल प्रोडक्शन में उतर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना।
डीआरडीओ की ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है अब अपने सीरियल प्रोडक्शन में उतर रही है और इसके आने के बाद इंडियन ओशन रीजन में भारत की जो पकड़ है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी जब हम बात करते हैं चाइना की नेवी के अगेंस्ट, क्योंकि ये मिसाइल मार्क 10 पर ट्रैवल करने में सक्षम है और ये 1500 किलोमीटर की जो रेंज है वो ऑफर करती है। अगर हम इस एंटीशिप मिसाइल की बात करें तो इसने मल्टीपल टेस्ट को पूरा किया है और ये काफी प्रॉमिसिंग वेपन सिस्टम है जो कि एक ऐसी रेड लाइन को खींच देगा जिसको पार करने से पहले चाइना कई बार सोचेगा, क्योंकि हाइपरसोनिक वेपनरी की जब बात आती है तो अभी भी इनको काउंटर करने वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके बारे में जानकारियां बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। देखिए ये एक ऐसा इरा है जहां पर भारत अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना चाहता है। अब इस मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल स्टेल्दी भी है, लॉन्ग रेंज के साथ भी आती है और ये मिसाइल हमें सेना के तीनों अंगों में भविष्य में देखने को मिलने वाली है। इस मिसाइल की हाइपरसोनिक सुप्रीमेसी इसको बहुत ज़्यादा अच्छी बना देती है और इसे ऑलरेडी इस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में और ज़्यादा एडवांस किया जा रहा है, जहां पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसे पार्टनर यहाँ पर अपना सहयोग दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम कितना तेजी से बढ़ा है कि सितंबर 2022 में इसके डिज़ाइन को फ्रीज किया जाता है और उसके बाद जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आर्किटेक्चर है इसको वैलिडेट किया जाता है और अब ये जो मिसाइल है अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट की बात माने तो अपने सीरियल प्रोडक्शन में उतर चुकी है और इसे एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इस बात को कंफर्म करते हुए डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर ने भी कहा कि ये मिसाइल मार्क 10 पे टेस्ट की गई है और ये 1500 किलोमीटर की जो रेंज है वो ऑफर करती है और इसे जो फुल यूजर ट्रायल है उसमें 2027 से 28 तक उतारा जाएगा और अर्लियर जो इंटीग्रेशन होने वाला है भारत की वॉरशिप्स में वो बेसिकली 2029 से शुरू होगा। आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना के तकरीबन 175 वॉरशिप्स में आपको ये देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भारत के जो अलग अलग अंग हैं उनमें भी ये अपनी जो भूमिका है वो निभाती नजर आएंगी। दरअसल आपको बता दें कि इस मिसाइल की जो यूनिट कॉस्ट है वो तकरीबन 50 करोड़ रुपए पर यूनिट की है, लेकिन अगर आप इसको वेस्टर्न काउंटर पार्ट से तुलना करते हैं तो उनकी तुलना में ये फिर भी सस्ती है। यानी भारत अब हाइपरसोनिक युग के लिए तैयार हो रहा है। हमने आपको पहले बताया था कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले जो रशियन मीडिया है और जो सोर्सेज हैं वो एक के बाद एक जो बड़ा खुलासा है वो करने वाले हैं और अभी हाल ही में इसी न्यूज में हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के भारतीय वायुसेना प्रमुख का क्या कहना है इसको सुना। लेकिन रशियन मीडिया हाउस चाहे वो स्पुतनिक इंडिया हो चाहे रशियन टुडे की बात माने तो रूस ने भारत को Su-57 के लिए और भी ज्यादा आजादी दे दी है। रूस की तरफ से ये कहा गया कि भारत जो नंबर चाहता है चाहे वो 60 से 80 का ही क्यों ना हो, अगर भारत उस पर प्रतिबद्ध रहता है तो ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है भारत में इनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो करी जाएगी। वहीं इसके अलावा भविष्य में जो वेरिएंट होंगे ये भारत के साथ मिल करके को डेवलप भी किए जाएंगे। यानी एक के बाद एक जो ऑफर है वो गहराता जा रहा है। हालांकि रशिया ने पहले जो अपनी निगाह लगाई थी वो भारत के MRFA प्रोग्राम को ध्यान में रखकर लगाई थी और ये भी क्लियर हो चुका है, जहां पर रशिया की नज़र 114 Su-57 फैलन की डील पे थी। उसके बाद कुछ रिपोर्ट आती हैं रशियन मीडिया हाउसेस से जहां पर कहा गया कि रूस ने जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करी है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली 140 के आसपास Su-57 को लेकर थी, जो बात निरर्थक साबित हुई थी। और अब यहाँ पर कहा गया कि भारत अगर 60 से 80 की संख्या में भी जाता है तो जो ऑफर थे ये पूरी तरीके से रूस की तरफ से वैलिड रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।